बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी सेहत भी अच्छी होगी, और सेहत अच्छी होने का आप पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम आज आपके लिए क्या लेकर के आए हैं, तो अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का सेशन हम लोग चला रहे थे, और अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे। सर खल्ली कहाँ रखे हुए हैं? तो अर्थशास्त्र के सेशन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़े थे, इस बात को देखते हैं। ये हमारा शायद इट में भी इट्स सेकेंड लास्ट क्लास, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्लास हो सकता है। तो इस चैप्टर के लिए तो हम लोग को आखिरकार सर आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं, तो हम आज पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, वह पढ़ाने वाले हैं भारत के अर्थव्यवस्था का इतिहास। भारत के अर्थव्यवस्था का इतिहास। आइए, एक टॉपिक लिए हम लोग क्या लिए, वह है भारत के अर्थव्यवस्था का इतिहास। और शायद इस बात पे हम लोग सिर्फ चर्चा कर चुके हैं, हमने आपको इसके बारे में बता दिया हुआ है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है अर्थव्यवस्था का इतिहास, और इसमें एक खंड हमारे पास आ गए, वह है भारत का इतिहास। और जैसा कि मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही आपको बता रखा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नहीं, अन्य देशों के तुलनात्मक रूप से इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था। तो हम तुलनात्मक रूप से देख चुके हैं आखिरकार विकास किस आधार पे हम किसको कह सकते हैं कि वह देश विकसित है, वह देश विकासशील है, या वह देश अल्प विकसित है। यह बात हम लोगों ने देखा था, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हमने नया खंड लिया हुआ भारत। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्पेशली भारत के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारा भारत पहले किस कंडीशन में था। जैसे एक बात आप हमेशा सुनते होइएगा कि अंग्रेजों का गुलाम होने से पहले भारत को एक बहुत ही विशेष नाम के विशेष संज्ञा से जाना जाता था। संज्ञा का मतलब होता है नाम। तो विशेष संज्ञा दिया गया था, वह था कि सोने की चिड़िया। आखिरकार क्या ये एक वर्ड मात्र है? नहीं, इसे कहा जाता था सोने की चिड़िया। क्या आप ये सिर्फ वर्ड मात्र समझते हैं? मुझे तो इस वर्ड में काल्पनिक दुनिया का बहुत बड़ा निवास लगता है, लेकिन ये सिर्फ वर्ड मात्र नहीं था। उस वक्त वाकई में हमारे भारत को स्थिति थी, हमारे आसपास पूरे विश्व से लेकर के तुलना करके देख लीजिए, हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत कहलाता था उस वक्त। हमारे पास भले कृषि पर आधारित थी, प्राथमिक क्षेत्र से हमारे पास आ जाते थे, लेकिन हमारे देश में जितने भी लोग थे वह सुखी थे, संपन्न थे, खुशहाल थे, अपनी जीवन बिताने में सक्षम थे। हर चीज की जरूरतें उनके अंदर थी, हर चीज अपना जरूरतें पूरा कर सकते थे, हर चीज। जैसा कि आपको पता है कि प्रथम अर्थशास्त्री भी आए तो हमारे ही देश में आए थे। इस दुनिया में सबसे पहले अर्थशास्त्री कौन आने वाले थे? हमारे देश देने वाले हैं, जो हमारे कौन थे, जिनको चाणक्य कहा जाता है। कौटिल्य भी उनका नाम है, उनकी संज्ञा कौटिल्य की भी दी जाती है। बात आ रही समझ में? तो ये सब चीज, तो हमारे भारत को क्या कहा जाता था अंग्रेजों गुलाम बनने से पहले? सोने की चिड़िया। हुआ क्या कि आजादी से पहले हमारे भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, फिर हमारे मतलब देखिए, आज जब आप लोग पढ़िएगा ना तो आप लोगों को शासनकाल जब पढ़ाया जाएगा कि हमारा भारत किस किस का गुलाम बना। जैसे सबसे पहले तुर्की आए 707 में, 711 में, 712 में, फिर उसके बाद हमारे पास कौन आ गया? मुगल काल आ गया। मुगल काल के बाद हम लोग को जब अंग्रेज आए, तब उसके बाद उसका क्या होना शुरू हुआ, यहाँ के सारे चीज को वो इस तरीके से डिस्ट्रॉय किए थे ना कि हमारे भारत की जो दयनीय थी, कमर तोड़ करके जो चले गए। हमारे भारत पूरी तरीके से बिखर गया। उन्होंने एक प्रकार की शासन व्यवस्था अपना ली थी, वह थी फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करने का मतलब क्या हुआ? वो यहाँ पे आए, एक दूसरे राज्य के बीच क्या करते थे? झगड़ा बनाते थे और वहां पर अपना शासन स्थापित करते थे। फूट डालो और शासन करो, इस नीति पर आधार पर अपना शासन फैलाते थे। तो चलिए इसके पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट अगर लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका सबसे पहला बोलेंगे हम लोग क्या, कि गुलाम बनने से पहले, गुलामी से पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया, देखिए मैं यहां पर क्या कहते हैं इसको, सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमने क्या लिखा कि गुलामी से पहले, अंग्रेजों के गुलाम बनने से पहले। वैसे भारत
क्या कहते हैं, अभी मुगल का भी गुलाम रहा था, इसका भी गुलाम रहा था, लेकिन उसमें हमने क्या लिखा, एक अंग्रेजों का गुलाम, ये आप डाल सकते हैं, अंग्रेजों का गुलाम बनने से पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह हमारा पहला पॉइंट हो गया इसके अंतर्गत, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम इसके लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट, लगभग, आखिरकार अंग्रेजों का शासनकाल कितने सालों तक हमारे देश में रहा, तो अंग्रेजों का शासनकाल लगभग कहा जाता है वो 200 वर्षों तक उनका शासनकाल रहा था। कितने सौ वर्षों तक, 200 वर्षों तक। तो भारत अंग्रेजों का 200 वर्षों तक गुलाम रहा, इसी बात को एक अलग तरीके से भी लिखा जाता है। कैसे, ध्यान दीजिए कि हम अगर कहेंगे कि भारत अंग्रेजों का 200 वर्षों तक गुलाम रहा, इसको हम यह नहीं कर सकते थे कि अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया। तो ये बात नहीं है कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो वह बात गलत है, नहीं, दोनों बात एक ही है कि अंग्रेजों का गुलाम 200 वर्षों तक भारत रहा, या भारत अंग्रेजों का 200 वर्षों तक गुलाम रहा, या तीसरी तरीके से हम यह भी कह सकते थे कि 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे भारत पर शासन किया, लगभग ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब सर इसका नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं उस समय, मतलब अंग्रेजों का जब गुलाम था हमारा भारत, भारत जो अंग्रेजों का जो था ना, वो मात्र उस समय हमारा क्या था, उपनिवेश था। उस समय भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश मात्र रह गया था, एक उपनिवेश मात्र रह गया था। मतलब सिर्फ और सिर्फ यह उपनिवेश बन के रह गया था और कुछ नहीं। अब हमारे पास एक नया वर्ड आया है कि सर उपनिवेश का मतलब क्या होता है। आइए हम जरा इसको समझते हैं कि ये जो हमारे पास हमने उपनिवेश लिखा था, आखिरकार इस उपनिवेश का मतलब क्या होता है। देखिए, हमने सबसे पहला लिखा क्या कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उससे पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम बने उससे पहले एक संज्ञा दी गई थी, इसका नाम था सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया कहने का मतलब उस वक्त जब सोने की चिड़िया हमारे भारत को कहा जाता था, वह भारत उस वक्त वाकई में एक भारत था, आत्मनिर्भर भारत था। हर चीज यहाँ पर उपलब्ध थी, अपनी हर चीज जरूरत की चीजें यहाँ पर हम लोग को बनाते थे, खाते थे, पीते थे, ऐश मौज करते थे, हर चीज से परिपूर्ण थे, समृद्ध भारत था हमारा। लेकिन जब अंग्रेज आए, उन लोगों ने हम लोगों को गुलाम बनाना शुरू किया। उन लोगों ने एक नीति अपनाई, फूट डालो और शासन करने की नीति। इसके तो उन लोगों ने क्या किया, हमारे भारत को इतने खंडों में विभाजित किया ना कि उसको जोड़ना बड़ी मुश्किल की बात हो गई थी। इस तरीके से उन्होंने शासन किया था। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। शायद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट छूट गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए इसको बाद में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा गया उस समय भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश मात्र था। तो हमारे पास एक नया पॉइंट आया, वह हो गया उपनिवेश। तो आइए हम उपनिवेश को समझते हैं। एक पॉइंट हम उठाते हैं, वह क्या है हमारा उपनिवेश। अब आपके पास आता होगा कि सर ये उपनिवेश का मतलब क्या है। जस्ट हम इस स्लाइड को मिटाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए एक बार और रिकॉल कर लीजिए, अंग्रेजों का गुलाम होने से पहले भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत अंग्रेजों का 200 वर्षों तक गुलाम रहा, और उस समय भारत जब गुलाम था अंग्रेजों का, मात्र उसको एक संज्ञा दी गई थी, इसे कहते थे क्या कि यह अंग्रेजों का एक उपनिवेश मात्र है। अब आइए हम उपनिवेश को उठाते हैं और उपनिवेश को समझेंगे। आखिरकार यह उपनिवेश होता क्या है सर, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। चलिए इसको हम डील करते हैं कि यह उपनिवेश होता क्या। हमने एक पॉइंट उठाया, वह है उपनिवेश। देखिए डायलॉग वही लगाइए, दुनिया में कोई भी वर्ड का अर्थ हमको समझना है, एक डायलॉग याद कर लो, सबसे पहले तोड़ेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद बोलेंगे, यही डायलॉग लगाना है। तो इसमें डायलॉग लगाइए। हमारा पास डायलॉग आया क्या, सबसे पहले तोड़ेंगे, तो इस वर्ड को तोड़िए। इसको जब तोड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा उप प्लस निवेश। अब आपको निवेश का अर्थ मैं समझाता हूं। निवेश का मतलब होता है क्या कि कहीं पर अपनी पूंजी, जो आपके पास पूंजी है उसको इन्वेस्ट करना, उसको लगाना। तो निवेश करना मतलब
अपनी पूंजी लगाना, अपनी पूंजी लगाना। और उप का मतलब होता है छोटा, उप का मतलब क्या होता है? छोटा। तो क्या सर इस उपनिवेश का मतलब हम कह सकते हैं जब छोटे रुपए में पूंजी लगाते हैं तो उसको हम उपनिवेश कहेंगे? नहीं, यहां पर परिभाषा अलग है। यहां पर कहने का मतलब है जहां पर आप अपना पूंजी लगाएं तब वो हमारा निवेश कहलाएगा। समझ में आ रही बात? लेकिन उसी जगह पे आप अगर दूसरे के पूंजी को, दूसरे के द्वारा पूंजी लगाई हुई पूंजी को आप उसका क्या कर रहे हैं? उसका दोहन कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तब हमारा कहलाएगा उपनिवेश। आइए हम इसको लिखते हैं और इसको समझते हैं कि उपनिवेश का मतलब क्या होता है। इसके परिभाषा को हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, उपनिवेश हमारे पास वर्ड आया, इसको हम अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी अन्य देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करके उस पर अपना शासन करता है। और इसका दूसरा पॉइंट या इसी में लिख सकते हैं, तथा उस राष्ट्र का सारे संसाधन प्राकृतिक तथा मानव दोनों संसाधन का, मानव संसाधनों का अपने हित के लिए, अपने हितों के लिए उपयोग करता है, उपयोग करता है। क्या कहलाएगा हमारा? तो वह शासित राष्ट्र, तो वह शासित राष्ट्र, शासित राष्ट्र उस शासक राष्ट्र का उपनिवेश कहलाता है। उपनिवेश कहलाता है। अब आइए हम इस बात को समझते हैं। कुछ ज्यादा हो गया लेकिन वाकई में सबसे परफेक्ट परिभाषा है आपका। जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी अन्य देशों पर क्या करता? अपना नियंत्रण स्थापित करके उन पर अपना शासन लागू करता है, शासन करता है। क्या करता है? अपना शासन करता है, तथा उस राष्ट्र का राष्ट्र के प्राकृतिक तथा मानव संसाधन को अपने हितों के लिए उपयोग करता है, तो वह शासित राष्ट्र उस शासक राष्ट्र का क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। देखिए, शासित का मतलब होता है, इस वर्ड को समझिए, शासित का मतलब हो गया जिस पर शासन हो रहा है, जिस पर कब्जा किया गया है। और शासक का मतलब होता है जो उस पर कब्जा किया है। ध्यान दीजिए, वही बात हम लिखे हैं।
जब कोई बड़ा राष्ट्र या जब कोई शक्तिशाली मजबूत राष्ट्र वह आकर के किसी कमजोर राष्ट्र पर या किसी अन्य राष्ट्रों पर क्या करता है, अपने बलबूते से उस पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन ले लेता है और अपना शासन नियंत्रण में उस शासन को अपने नियंत्रण में लेकर उस पर कानून लागू करता है, अपना शासन करता है। तो जिस और उसमें जितने भी प्राकृतिक संसाधन या मानवीय संसाधन उसका अपने हितों के लिए प्रयोग करता है। मतलब वो शक्तिशाली राष्ट्र क्या करता है, अपने लिए प्रयोग करता है। तो वो जो जिस पर वह शासन कर रहा है वह राष्ट्र उस शक्तिशाली राष्ट्र का क्या कहलाएगा, हमारा उपनिवेश कहलाएगा। ध्यान दीजिए कि बेचारा मान लीजिए अंग्रेजों क्या थे, अंग्रेज लोग आए हमारे देश को बड़े प्यार से फुसला फुसला के, गाल पकड़ पकड़ के, चॉकलेट खिला खिला के, केक खिला खिला के, स्ट्रॉबेरी वाला चॉकलेट खिला खिला करके क्या किया था, बड़े प्यार से लूटा था हमारे देश को, बड़े प्रेम प्रेम से लूटा था। सबसे पहले आया तो क्या किया, हमारे देश में आकर के भाईचारा बनाया, लोगों ने क्या किया, वहां पर आकर के दोस्ती की साथ रहना शुरू किया। लेकिन आप समझते हैं ना कि बेचारा जिस प्रकार से पाकिस्तान का हाल है, आगे से गला मिलता है लेकिन पीछे से छुरी मारता है, वही वाला हाल है। जैसे चाइना हो गया हमारा, ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है हमारे पास। तो वह भी आया तो हम लोगों ने तो दोस्ती, भारतीय का तो बात ही कुछ और है। अरे सोचो यार, इतना ज्यादा हम लोग को दुख दे देता है लेकिन हम लोग कभी टेंशन नहीं। क्या भारत आज तक किसी राष्ट्र पर जाकर के कभी शासन किया है? कोई लिख करके अगर दे दे, यह बात संभव नहीं है कि भारत ने आज तक किसी को गुलाम बनाया हो। आज तक सिर्फ भारत गुलाम बनता आया है, क्योंकि भारत की प्रवृत्ति है कि जो भी आएगा उसको शरण मिलेगा, आओ हम तुमको शरण देंगे। यही नीति अपनाई है भारत ने। भारत आज तक किसी के ऊपर जाकर आक्रमण करने नहीं गया है। वही होता है यार, जब आप कमजोर बन के रहोगे ना, आएगा कोनो मजबूतवा आ सीधे ठोठिया पकड़ेगा, गेटवा से बाहर फेंक देगा। समझ में आ रही बात? ये बात है। तो तनकाल अगर जब ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई आए तो कम से कम अपने आप को भी शक्तिशाली समझिए, उसका सामना कीजिए, डट करके कीजिए, तब आप जीवित रह सकते हैं। हमारे समाज में यही हो रहा है कि जो कमजोर तबका, अभी तक हमने जिस प्रकार से विकास हमको पढ़ाया है वही हाल है कि जो कमजोर तबका है ना वो हमेशा कमजोर होता जा रहा है, और जो ऊपर का तबका है वो हमेशा ऊपर होता जा रहा है। मतलब जो धनी है वह धनी होते जा रहे हैं और जो गरीब है वह गरीब होते जा रहे हैं। ये हाल हो गया है। वही राष्ट्रीय, वही प्रति व्यक्ति में हम आपको समझा दिए थे कि जनसंख्या का क्या हाल होता है। बात आ रही समझ में? तो आगे हम यह बात समझा रहे थे कि अंग्रेज लोग आए। अब अंग्रेज लोग आने के बाद वो क्या किए, हमारे देश पर क्या किए, व्यापार करने आए। व्यापार किए, लेकिन व्यापार करते 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 लोगों को समझे, लोगों के प्रकृति को समझे। उन्होंने क्या सोचा कि मैं यहां पर शासन कर सकता हूं। धीरे धीरे वो अपना शासन बढ़ाना शुरू किए। धीरे धीरे वो अपना फैक्ट्री बनाया। फैक्ट्री बनाने के बाद अब लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। लोग गुलाम बनाने के बाद हमारे देश के पूरे यहाँ पर शासन पद्धति अपना लिए। तो वो क्या हुआ, और यहां पर जितने भी लोग थे उस सबका वह शोषण करते थे। हमेशा 18 घंटा 24 घंटा काम करना पड़ता था और मजदूरी में सिर्फ उनको खाने के लिए 2 पाव रोटी मिलता था। ये हाल हो गए थे। ऐसी हालत बना दी थी उन लोगों ने। हर चीज से बेचारा मतलब तबाह हो चुके थे हमारे भारतीय पूरी तरीके से। उससे इस हालत में उन लोगों ने ऐसा कर दिया था हमारे भारत को। तो वो लोग आए थे, हमारे पास जितने भी संसाधन थे उस सबको लूटा, उसको पूरी तरीके से अपने अपने फायदे के लिए उपयोग किया। तो वही बात तो मैंने लिखा था कि चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे कोई भी संसाधन हो, चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव संसाधन हो, किसी भी चीज का उन्होंने क्या किया था, पूरी तरीके से उपयोग किया था। और इतना ज्यादा उपयोग किया कि हमारे पास बचा नहीं। जैसे मान लीजिए कुटीर उद्योग, पुराने जमाने में कुटीर उद्योग का संस्थापक, कुटीर उद्योग की शुरुआत अगर कहा जाता तो भारत में हुआ है। ये बात हमारे इतिहास में लिखी गई है। ये बात सही है कि कुटीर उद्योग अगर शुरू हुई थी तो हमारे भारत में सबसे पहले शुरू की गई थी। यह हकीकत है। और अंग्रेजों के आने से वही कुटीर उद्योग क्या हुआ, खत्म हो गया। लोग के लाले पर गए थे, मतलब उनका होता ही नहीं था। उन लोगों के फैक्ट्री में जो माल बनता था कम दाम में बिकता था, अच्छा मुनाफा होता था। इन लोगों का क्या हुआ कि ये लोग अपना मेहनत से बनाते थे, दिन रात काम करके बनाते थे। एक तो 24 घंटा में 2 शर्टें सिलाता था इन लोगों से, 2 शर्ट सिलते थे। और एक बात बताइए, इतना मेहनत लगा तो पैसा ज्यादा लेंगे, वही बात है। और फैक्ट्री में बना, कम मेहनत लगा तो कम पैसा मिल जाता था, उनका माल जल्दी बिक जाता था, भारतीयों का रह जाता था। हारदार के लोग अपना कुटीर उद्योग को बंद करके क्या किया, फैक्ट्री में काम करना शुरू किया और फैक्ट्री में काम किए। जिसके कारण से बोले क्या हुआ, उन्होंने अपना गुलाम बना लिया। इवन यहां तक कि जो सीमा से अगर पार अगर माल जाता था भारतीय पर, उस पर कुछ ज्यादा टैक्स लगता था। अंग्रेजों का माल जो जाता, अंग्रेजों का फैक्ट्री जो माल जाता था उस पर कम टैक्स लगता था। ये हाल कर दिया था इन लोगों ने। तो हम लोगों ने देखा क्या कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र
आ करके किसी अन्य राष्ट्रों पर क्या करता है, अपना शासन स्थापित करता है, उसमें जितने भी संसाधन उसका प्रयोग करता है, वो सारे के सारे संसाधन हमारे क्या करते, तब वह बड़ा वाला देश जो मजबूत देश था वह शासक कहलाता है, और जो हमारा कमजोर देश था वो हमारा शासित देश कहलाता है, तो वही उसका उपनिवेश कहलाता है। समझ में आ रही बात? तो अपने उपनिवेश समझ लिए। अब क्या आगे क्या पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स में हम लिखेंगे तो एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स में आपको पूछ सकता है तो हम लिख सकते हैं, जैसे भारत इंग्लैंड का, भारत इंग्लैंड का। समझ में आ रही बात? भारत इंग्लैंड, उन लोग आए थे हमारे देश को पूरी तरीके से लूट खसोट मचा करके, पूरी तरीके से शोषण कर करके लेकर अपने देश में लेकर के चले गए, ये हाल बना दिए थे। लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ऐसी हालत से गुजरना पड़ा था इन लोगों को। चलिए आखिरकार हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन सारे के सारे जुल्मों को सहते हुए उन लोगों ने हमारे देश को क्या किया, आजाद कराया। आज हमारा देश स्वतंत्र राष्ट्र कहलाता है। तो अगला पॉइंट हम जो लिखेंगे वह इसके अंतर्गत, जस्ट उसके पॉइंट वाला जो हम यहां तक लिखे थे, उपनिवेश लिखने के बाद हम आगे लिख रहे हैं, वह लिखेंगे आखिरकार 15 अगस्त 1947 को 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अर्थात भारत क्या हुआ, आजाद हुआ, आजाद हुआ। हमने आजादी हासिल कर ली। इतना तक हम लोग देख लिए। अब एक बात बताइए, हमारा देश आजाद हो गया, हमने अपने देश को आजाद कर लिया, लेकिन क्या आजाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 को क्या पूरी तरीके से उस वक्त तक भारत सोचता था अपने आप को विकसित कर लेता? क्या यह संभव था? एकाएक आप जेल से छूटे और सोचे कि हम अपना जिंदगी की शुरुआत एकदम मजे से करना शुरू कर दें? यह संभव नहीं है। आप अगर अंधेरों में अगर साल भर रहे हैं तो आपको उजाला झेलने के लिए कम से कम फिर से अंधेरे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मान लीजिए आप 25 सालों तक आप अंधेर कोठरियों में बनते, सूर्य की रोशनी का आपको अंदाजा तक नहीं कि कैसा होता है। आप जब बाहर निकलोगे क्या देख पाओगे? संभव ही नहीं है। आपको कम से कम कुछ ना कुछ सालों तक आपको ब्लैक चश्मे में रहना पड़ेगा, ताकि सूर्य की रोशनी को आप समझ सके, उसकी नीति को समझ सके, उसकी बातों को समझ सके, हर चीज को आपको समझना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप सूर्य की रोशनी में अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। ऐसी हालत। तो हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम बना था, तो उन लोगों ने इस कंडीशन में छोड़ा था कि अब भारत को इतना खंडों में तोड़ दिया था, यह पहला पॉइंट। दूसरा, लोग अपने अपने लिए सोचना शुरू कर दिए थे। समझ में आ रही बात? ऐसी हालत हो गई थी। अब उसके बाद आखिरकार जिन लोगों ने मिलकर हमारे देश को आजाद किया, उन लोगों के पास सबसे बड़ा कंडीशन था, सबसे बड़ा बात कि हम अपने भारत को आखिरकार विकसित कैसे करें। हमारे भारत में आत्मनिर्भर भारत जो हमारा कहलाता था गुलामी से पहले, उसको कैसे हम बनाए पुनः। तो सबसे बड़ी समस्या हो गई थी। तब उन लोगों ने एक आयोग का निर्माण किया, एक आयोग का निर्माण किया। अब ध्यान दीजिए, योजना आयोग, और उस आयोग का नाम रखा गया योजना आयोग। सबसे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ तो उन लोगों ने सोचा कि अगर हमारे देश को अगर प्रगति करना है, आगे बढ़ना है, विकासशील के भरे ही स्तर पर, लेकिन हमको आगे बढ़ना है। याद है ना, जैसे पिछले क्लास में हमको बताए थे कि अमीर देश हुआ जिसकी आमदनी कितनी होती है, 4,53,000 पर ईयर होता है, और गरीब देश हुआ जिसका कितना होता है, 37,000 पर ईयर होता है। उसमें भारत का भी दिखाए थे, 2004, 5, 6 का आंकड़ा हम आपको बताते कि हमारे भारत की मात्र आमदनी कितनी थी, 28,000 थी, मतलब 37,000 से सीधे के सीधे कम था हमारे पास, 10 पौदान नीचे था हमारा। लेकिन वही 2011-12 में आकर हमारे देश की स्थिति सुधरी और वह भारत 28,000 से कहां पहुंचा, 68,753 पे पहुंचा था। हमारा भारत कुछ ना कुछ तो विकसित किया था, लो मिडिल में पहुंच गया था। समझ में आ रही बात? तो हम लोग उस तरीके से विकसित हुए। तो किसके कारण से? इसमें योजना आयोग का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य था। योजना आयोग सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन्हीं के कारण से हमारे देश की आज जो स्थिति है, इतना ज्यादा प्रगति किया है, इन्हीं के कारण से। आइए योजना आयोग होता क्या, इसको समझते हैं। देख लीजिए, योजना आयोग एक ऐसी संस्था है जो किसी मुद्दे पर
मतलब यह बात लागू करती है कि हाँ, कि हमारे देश को इस क्षेत्र में अगर प्रगति करना है तो वो लोग क्या करते हैं, बजट तैयार करते हैं और साल निर्धारित करते हैं कितने साल तक के अंतर्गत हम लोग को वर्क करना है और इतने साल में हम लोग को संपन्न कर देना। यही हमारा क्या कहलाता है, योजना। जैसे एक छोटे स्तर पर आप योजना को समझेंगे तो क्या समझेंगे, योजना वह, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी क्या प्लानिंग है कि तुम 10th क्लास से टॉप करोगे, तो आप क्या कहते हो कि मैं ये डेली रूटीन फॉलो करता हूं, ये चीज पढ़ता हूं और ये चीज मेरी कंप्लीट है और मैं ये करने वाला हूं या ये करने वाली हूं। तो ये आपकी योजना हो गई, ये आपकी प्लानिंग हो गई। आप उस पर वर्क करते करते आखिरकार अपने लक्ष्य को पाते हो। वही हाल हमारे देश में होता है। हमारे देश में क्या होता है, ये जो आयोग है, ये जो संस्था है, हमारे देश के सारे कंडीशन को पर करके किस क्षेत्र में हमको आगे बढ़ने की संभावना है और किस क्षेत्र में हम अभी बढ़ सकते हैं, उस पर विश्लेषण कर करके आगे की तरफ कार्य करते हैं। और ये वह चीज लेकर के आते हैं जिस पर हमको वर्क करना चाहिए। जैसे आप लोग सुनते होइएगा, हम लोग क्या है, अभी 2022 तक संपन्न कर लेना के मतलब क्या, कि हम लोगों को एकदम स्वच्छ भारत बना लेना है। कार्य चल रहा है, अब सब 5 साल का टाइम है, 5 साल के अंदर वो संपन्न कर लेंगे। ये एक योजना है। अब ये भी नहीं कि हाँ सर सारे के सारे योजना सफल ही हुए हैं, नहीं, कुछ कुछ असफल भी होते हैं। तो अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। जब आप लोग 12th खत्म कर लीजिएगा तो 12th के टॉपिक, 12th खत्म नहीं, शायद 12th में ही है, इट में भी, आई एम फॉरगेट अबाउट दैट, कोई बात नहीं। चलिए, योजना आयोग क्या है, सबसे पहले इसको तो हम समझते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। सर डेट याद नहीं होता, आप लोगों के पास ये क्वेश्चन होगा, सबसे पहले लिख लेते हैं। इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। और आपको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि कुछ ऐसा डायलॉग इस डेट के साथ लगा लो कि आपको डेट याद हो जाए। कुछ भी, जैसे किसी एक बच्चे का हो सकता है कि बर्थडे उस दिन क्यों, तो आप बर्थडे स्थापित कर लो ना कि हाँ रे फलाना पार्टनर रहो और पार्टनर के बर्थडे 15 बाद, अच्छा वो दिन योजना आयोग के गठन हुआ था। हाँ, इस बात से आप यह भी याद कर सकते हैं 15 मार्च उपभोक्ता दिवस, इसको हम लोग मनाते हैं किस रूप में, उपभोक्ता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस। सर ये तो अर्थशास्त्र 15 मार्च 1950 को हमारा योजना का गठन हुआ, उपयोगिता भी है, यो अर्थशास्त्र से संबंधित है। हाँ बउआ, 15 मार्च को हम लोग उपयोगिता दिवस के रूप में मनाते हैं। सॉरी, उपयोगिता गलत लिखा दिए, उपभोक्ता लिखना चाहिए था हमको, उपभोक्ता दिवस के रूप में। उपयोगिता कोई नहीं है, अभी तक नहीं आया है। उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। शायद हम उपभोक्ता बोले तो उपयोगिता लिख दिए, तो चलिए उपभोक्ता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो सर ये भी अर्थशास्त्र से संबंधित है। हाँ, एक बात बताइए, आप कोई भी चीज आता है उसका आप क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, मतलब आप उसका क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। तो वही तो है उपभोक्ता दिवस। तो 15 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, उपभोक्ता दिवस। तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं या बर्थडे वाला ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर नया तरीके से याद करना है तो एक और चीज हम आपको बता देते हैं, 15 को ही मेरा बर्थडे है। समझ में आ रही बात, 15 को। तो 15 मार्च 1950 को, महीना हम साइलेंट कर देते हैं, महीना हम नहीं बताएंगे। तो 15 मार्च 1950 को हमारा किसका गठन हुआ था, योजना आयोग का। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। अब अगला हम लोग अगर देखें तो क्या, इसका पदेन अध्यक्ष। अब जो भी संस्था है, आयोग है, उसका कोई ना कोई अध्यक्ष होता है, आपको भी पता है। 15 मार्च 1950 को हुआ था, ये हमारा हुआ। अब आगे हम देखते हैं, ये हमारा पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट हमारा लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इसका अध्यक्ष भारत के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब योजना आयोग को क्या हुआ, इसका अध्यक्ष क्या होते हैं, भारत के पदेन। अब आपके पास एक नया वर्ड है पदेन, कि सर पदेन का अर्थ क्या होता है। देखिए, पदेन का मतलब होता है
कि जिस वक्त आप जिस ईयर की सोच रहे हैं उस ईयर में जो व्यक्ति उस देश का प्रधानमंत्री है, मतलब इस प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वही योजना आयोग का क्या होगा, हमारा अध्यक्ष होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा नरेंद्र मोदी है, तो योजना आयोग का हमारा क्या होगा, योजना आयोग का हमारा क्या हो जाएगा, अध्यक्ष कौन होगा, हमारे नरेंद्र मोदी हो गया। उससे पहले हमारे मनमोहन सिंह थे, तो हमारे योजना आयोग का कौन हो जाएगा, मनमोहन सिंह हो गया। मतलब अब इसके बाद अगर जो बनेगा तो योजना आयोग का वही अध्यक्ष होगा। मतलब पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, जो उस वक्त पद पर बैठे हुए हैं वही होता है पदेन का मतलब। अब ध्यान दीजिए, अब योजना आयोग हो गया, इसका अगला पॉइंट क्या लिखा है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को ही दिया गया है। अब आ गया कि भारत में अगर आखिरकार कि हमारे जो प्रगति कर रहा, विकसित कर रहा है, उसका श्रेय किसको दिया जाए, तो नियोजन को दिया गया। भारत में आर्थिक विकास का, आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया गया। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये नियोजन क्या है, आइए समझते हैं नियोजन वर्ड को। ध्यान दीजिए, नियोजन का मतलब होता है क्या, कि जैसे में देख लीजिए, आप लोगों के पास एक नियम होगा जनसंख्या नियोजन, हम लोग का जनसंख्या नियोजन के अंतर्गत होता है। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन होता है जिसके अंतर्गत जाकर के आप लोग को जनसंख्या निर्धारित करनी पड़ती है कि हम लोग को परिवार में, जैसे आप लोग सुनते होइएगा हम दो हमारे दो, ये इस प्रकार से नियोजन का ही एक वर्ड है जो हम लोग को दिखाया गया था कि हमारे परिवार में अगर एक पति एक पत्नी और उनके दो बच्चे, मतलब एक लड़का या लड़की या लड़का लड़का जो हो आपके पास, तो हम दो हमारे दो, इससे क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रित रहेगी कि आप दो अगर मर गए तो फिर वो दो बच्चे आपके रहेंगे, फिर वो दो मर गए फिर उनके भी दो बच्चे रहेंगे। इस प्रकार से हमारा जनसंख्या बढ़ेगा नहीं, हमारा देश प्रगति करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो हम दो हमारा नीति का मतलब, तो ये नियोजन के अंतर्गत आ गया। तो मतलब कोई ऐसा तरीका जिससे आपको क्या कर सके, विकसित कर सके, तो हमारा क्या कहलाएगा, नियोजन। इसीलिए बोला गया हमारे पास क्या कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय अगर किसी को दिया जाए तो वह किसको दिया गया, नियोजन को दिया जाए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि योजना हम लोग का कितने कितने वर्षों तक लगा है, योजना आयोग अब तक कितने आ गए हैं, उसमें से हम सबको नहीं देखेंगे। योजना आयोग कुछ साल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, साल हम लिखा देते हैं, कब कौन सी योजना किस वर्ष लागू हुई थी, ये इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट योजना वाले डेट ही पढ़ेंगे। जैसे प्रथम पंचवर्षीय, प्रथम उस वक्त पंचवर्षीय योजना कहा जाता था, अभी पंचवर्षीय योजना है लेकिन उसका नाम अब बदल दिया गया है, योजना आयोग का नाम बदल के अब नीति आयोग हो गया। ठीक है, 2015 में जाकर जब प्रधानमंत्री जी बने थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने नीति आयोग। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, योजना आयोग कि आखिरकार हमारा कौन कौन सा साल इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम योजना कब आया था, वो हम लोग को डेट इंपॉर्टेंट है, वह आया था आपका 1951 से लेकर के जो कब तक की हम लोग की संकल्पना रखी गई थी, तो 1956 तक। कब तक रखी गई थी, 1956 तक। दूसरा जो चला था वह 1956 से लेकर के 1961 तक। चलिए दूसरा क्या हो गया। अब हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोग को 10वां इंपॉर्टेंट है, 10वां का साल याद करते हैं। 10वां चला था हम लोग का 2002 से लेकर के 2007 तक, 5 साल इसमें जोड़ दिया 2007 तक। 11वां जो चला था 2007 से लेकर के 2007 से लेकर के यह चला था आपका 2012 तक। और हम लोग का जो 12वां चला था वह 12वां चला था आप लोग को 2012 से लेकर के 2017 तक। कब, 2017 तक। अब 2017 हमारा आ गया, तो अभी 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है जो 17 से लेकर के मतलब 2017 से लेकर के 2022 तक इसी संकल्पना रखी गई है कि हमारे जितने भी योजना वो संपन्न हो जाएंगे। तो ये योजना आप लोग को डेट आप लोग को याद रखना है, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चंस आएंगे कि कौन सी योजना किस वक्त आई थी। तो आपसे पूछेगा 10वीं पंचवर्षीय योजना का साल बताइए, तो 2002 से लेकर 2007 तक। आपसे पूछेगा पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, 1951 से लेकर 1956 तक। आपसे पूछेगा 13वीं पंचवर्षीय योजना कब चली थी, 2017 से लेकर 2022 तक। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछेगा। हम लोग ये देख लिए, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे इसके कार्यान्वयन के लिए। अब एक बात बताइए, क्या सर योजना आयोग जो है वह पूर्णतः अकेले रूप से कार्य करता है?
तो मैं कहूंगा कि योजना आयोग जो है वह अपने से कार्य नहीं करता है, ये अपना योजना बताता है किसी को और वह इस बात पे सोच समझ करके इस बात को आगे बढ़ाता है। तो सर वह कौन है? तो इसकी संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी बातों को समझ के आगे बढ़ाने के लिए एक और आयोग का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या नाम रखा गया? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका निर्माण किया गया, इसका गठन किया गया। इसका गठन जो हुआ था वो आपको हुआ था 1952 में। इसका स्थापना कब हुई थी? 1952 में। ये हो गया लास्ट एक ही पॉइंट बाकी है। तो ये इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। इसमें क्या क्या आता है? ये क्या करता है कि जब भी कोई योजना जिस मुद्दे पर लागू करना होता है वह उस मुद्दे पर सारे के सारे बातों को देखता है, फिर उस बातों को रीड कर करके इस पर जो अपना विचार होता है उस बात को रखता है, तब जाकर के क्या होता है अपनी बात को आगे बढ़ा करके उस पर लागू करता है। तो सर इसके सदस्य कौन होते हैं? इसके सदस्य जो होते हैं वह होते हैं, मतलब इसके राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष क्या होते, मतलब सदस्य कौन होते हैं? तो भारत के तो बोल दीजिए ना चैप्टर खत्म। तो बोल दीजिए ना चैप्टर खत्म। तो बोल दीजिए ना चैप्टर खत्म। तो बोल दीजिए ना चैप्टर खत्म।